चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज पढ़ते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स का प्रैक्टिस सेशन। सवाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि सवालों के थ्रू भी हम थ्योरी वाली बहुत सारी जो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम रिवाइज करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल, द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स ए वेव ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विच पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इन फेज। कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में। जो पार्टिकल्स जिनके बीच में सेपरेशन लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। जैसे यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा आपकी एक वेवलेंथ है। तो एक तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका सेम फेज में, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच में भी सेपरेशन बड़ा वेवलेंथ है, ये भी सेम फेज में होते हैं। बी वाला पॉइंट और जी वाला पॉइंट, इनके बीच भी सेम सेपरेशन है, सो बड़ा इनके बीच सेपरेशन लेमडा है, तो ये सेम फेज में है। मुझसे पूछा कौन से दो पॉइंट के बीच कौन से दो पॉइंट सेम फेज में, तो आप ऐसा कह सकते हो कि बी और जी सेम फेज में है। बी और एफ बेटा सेम फेज में नहीं है ना। बी वाला पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा होगा तो एफ वाला पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तो ये दोनों सेम फेज में नहीं है। सेम फेज में आपके बी और जी है, तो फोर्थ ऑप्शन टिक करते हैं। अच्छा एक बात तो बता दूं, ये जो ए और डी है ना, ये दोनों आउट ऑफ फेज है। इनको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। मतलब एक तरीके से इनके बीच फेज डिफरेंस जो है वो पाई है। ये ऊपर वाले एक्सट्रीम पे तो ये नीचे वाले एक्सट्रीम पे, ये दोनों एक तरीके से आउट ऑफ फेज है, ठीक है। जिनके बीच सेपरेशन एक तरीके से λ/2 हो बड़ा वो आउट ऑफ फेज है। जिनके बीच सेपरेशन लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा हो वो सारे सारे सेम फेज में। अच्छे पॉइंट्स थे बेटा, आई होप आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। एक और सवाल बेटा, वेव की जो बेसिक डेफिनेशंस है उसके ऊपर ही सवाल है, बड़ा सुनिएगा। 2 small boats are 10 meter apart on a lake. Each pops up and down with period of 4 seconds. इसका मतलब बेटा जो बड़ा बोट्स है वो यूं ऊपर जा रही होंगी और उनका टाइम पीरियड जो है वो मुझे 4 सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। ड्यू टू वेव मोशन ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, बेटा सरफेस ऑफ वाटर का वेव मोशन है। व्हेन वन बोट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द अदर बोट इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। इसका मतलब एक बोट अगर सबसे ऊपर है तो दूसरी बोट सबसे नीचे है, ठीक है ना। बोथ बोट्स आर ऑलवेज विद इन ए सिंगल साइकिल ऑफ द वेव। सिंगल साइकिल ऑफ द वेव का मतलब यह है कि बेटा ऐसा नहीं है कि एक बोट यहाँ पर है एक बोट यहाँ पर है, वो एक ही साइकिल के टॉप मोस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ये दोनों पॉइंट तो एक तरह से आउट ऑफ फेज हो गए, ये अपर एक्सट्रीम पे तो ये लोअर एक्सट्रीम पे, तो इनके बीच बड़ा सेपरेशन हो गया आपके पास λ/2। स्पीड ऑफ वेव मुझसे पूछ रखा है। अच्छा λ/2 कितना हो गया बेटा? दोनों बोर्ड्स के बीच की डिस्टेंस शायद 10 मीटर दे रखे थे, हाँ बेटा 10 मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ वेव मेरे पास आ गया ऑफ कोर्स 20 मीटर। मुझसे वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है, बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव इज λ/t। लैम्डा है बेटा 20 मीटर, टाइम है मेरे पास 4 सेकंड, आंसर कम्स आउट भी 5 मीटर पर सेकंड। वेव की जो वेलोसिटी है बेटा वो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल है ना, जो पावर के इंटेंसिटी के फॉर्मूले सिखा रखे थे बेटा उन पर बेस्ड है, लेकिन इसमें अगेन कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हैं जो बेटा हमारे थोड़े काम के हैं। ए वेव मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बेटा स्पीड कांस्टेंट है, अलोंग ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पासेस थ्रू x = 0 विद एम्पलीट्यूड a0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0, एवरेज रेट ऑफ पावर इज p0। एज द वेव ट्रेवल्स डाउन द स्ट्रिंग इट ग्रेजुअली लूजेज एनर्जी, बेटा लगातार एनर्जी घट रही होगी। The average rate of energy transfer, rate of energy transfer obviously means power, becomes p/2। बेटा पावर हाफ हो गया एट द पॉइंट x = L, आगे वाले पॉइंट किसी L पर। मुझसे पूछा है कि उस पॉइंट पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कितना होगा। हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं 2π² f² a² μ × v। अब देखो यार सवाल साफ साफ ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है तो म्यू तो हर जगह सेम हो गया, कांस्टेंट स्पीड है तो हर जगह स्पीड भी सेम हो गई, 2π² वैसे कांस्टेंट है। ये जो f है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, ये होता है आपका सोर्स डिपेंडेंट। तो वेव
जब x इक्वल्स टू 0 से गुजर रही थी तब भी वही सोर्स था, जब वही वेव आगे पहुंच गई तब भी वही सोर्स है, सोर्स तो सेम ही है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी वही है। फ्रीक्वेंसी अगर अनचेंज्ड है इसका मतलब ओमेगा भी अनचेंज्ड है, तो x इक्वल्स टू 0 पर अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो x इज इक्वल्स टू एल पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो सर आखिर पावर आधा हो गया तो क्यों हो गया होगा? 2 पाई सेम, ओमेगा सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम, म्यू सेम जो कि बड़ा रस्सी सेम है, वी भी सेम। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पावर अगर हाफ हो गया है तो ऑब्वियस बात है एम्पलीट्यूड आपका 1/√2 हो गया, तो इसका मतलब ओमेगा वही रहेगा और एम्पलीट्यूड बड़ा 1/√2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन आपका आंसर आना चाहिए। यहां से सबसे अच्छी बात बेटा अपन ने क्या सीखी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और जो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो सोर्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब हमारी ये जो वेव है ये जैसे जैसे आगे जा रही है लगातार इसकी एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है तो लगातार एम्पलीट्यूड भी घट रहा है। यहां कहीं पर अगर एम्पलीट्यूड a0 है तो यहां कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड घटकर a0/√2 है, तो यहां से जो पावर जा रहा है वो P0 है और यहां से जो पावर जा रहा है बेटा ऑफ कोर्स P0/2 है। ओमेगा यहां और यहां आपका सेम ही रहेगा। अच्छा सवाल था बच्चों, आगे चलते हैं। ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैव कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग वेव मोड्स। बेटा कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग मोड्स का मतलब ये हो गया कि एक अगर 4th हार्मोनिक है तो अगला 5th हार्मोनिक है, एक जना अगर 10th हार्मोनिक है तो अगला 11th हार्मोनिक है, एक तुम समझ गए, ठीक है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर 18 एंड 16। बेटा दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो λ/2 होता है। बेटा कितना होता है? λ/2 होता है। कितना होता है? λ/2। ठीक है बेटा, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ले बेटा, एक रस्सी है, दोनों एंड्स उसके बंधे हुए हैं, तो ये आपका नोड होना तय है, ये बेटा आपका नोड होना तय है। बीच में ऐसी स्टैंडिंग वेव्स बन रही होंगी बेटा, ऐसे कुछ वापस से बनाता हूं, ऐसे ऐसे नोड से नोड तक का सेपरेशन मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? λ/2। नोड से नोड तक बेटा सेपरेशन कितना होगा? λ/2। ठीक है, ऐसे कितने नंबर ऑफ लूप्स? 1 2 3 काउंट कर लो, n नंबर ऑफ लूप्स है लेट्स से, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि n टाइम्स λ/2 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 शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ। लेकिन दो नोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो तो मुझे 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि n इंटू 18 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू l। ठीक है ना। अगली बार अगले हार्मोनिक में, नेक्स्ट हार्मोनिक के अंदर दो नोड्स के बीच का सेपरेशन घट गया। सेपरेशन अगर घट गया तो पहले अगर n नंबर ऑफ लूप्स आ रहे थे तो अब n+1 आ जाएंगे, तो मैं बोल दूंगा कि n+1 टाइम्स नया वाला λ/2। नया वाला λ/2 मतलब अब नए वाले दोनों नोड्स के बीच का सेपरेशन 16 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू l। शुड बी इक्वल टू l। l पूछा बेटा मेरे से, आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल से माइनस करते आ जाएगा आंसर। माइनस कर दो बेटा, मेरे ख्याल से तो माइनस करते आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो पूछा ना मेरे से। देखना बेटा, अच्छा एल पूछ रहे हो, माइनस करने से तो कैसे आएगा? क्या करूं कि एल आ जाए? बेटा मेरे ख्याल से दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18n शुड बी इक्वल टू 16 इंटू n+1, मतलब 9n इज इक्वल्स टू 8n+8। यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ गई है 8। n की वैल्यू को 8 को मैंने यहां पर रखा तो मेरे पास आ गया l इज इक्वल्स टू 18 इंटू 8। बड़ा कितने लेंथ आनी चाहिए? 144 सेंटीमीटर आनी चाहिए बेटा, 144 सेंटीमीटर।
चलो एन को यहां पर तो 9 इंटू 16 ऑल्सो कम्स आउट टू बी 144। इसका मतलब स्ट्रिंग की जो लंबाई है बेटा वो 144 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, स्टील वायर ऑफ मास 4 ग्राम एंड लेंथ 80 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट 2 एंड्स। अच्छी बात है बेटा, स्टील वायर है, मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, दोनों एंड फिक्स्ड है। अच्छी बात है बेटा, दोनों एंड फिक्स है और टोटल लेंथ मुझे दे रखी है 80 सेंटीमीटर्स। टेंशन भी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। द वेवलेंथ ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल, फंडामेंटल के फोर्थ हार्मोनिक की वेवलेंथ क्या होगी। सवाल इतना अच्छा है कि ना इसमें मोस्टली इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, जैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बन जाएगा। जिस बच्चे को ढंग से चीजें समझ में आती है ना उसको तो उससे तो बड़े आराम से बन जाएगा। उसे पता है कि सर बोथ एंड फिक्स्ड होने में फोर्थ हार्मोनिक के अंदर कुल मिलाकर 4 नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं, ऐसे ऐसे 4 लूप बनते हैं। ये जो पूरा पूरा लूप है ना, नोड से नोड तक की डिस्टेंस, ये आपके पास λ/2 होती है। ऐसा 1 2 3 4 4 टाइम्स λ/2 शुड बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की बड़ा वैल्यू मेरे पास आ गई है 40 सेंटीमीटर। लैम्डा मेरे पास आ गया 40 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे बेटा समझ गया ना। ठीक है, ऐसे फर्जी बातें थी बेटा, कुछ खास ऐसा काम था नहीं इसमें यार। फिर सर उस टेंशन का इन सब का क्या करूँ बेटा, ऐसे मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको कुछ यूज है। हाँ, उससे कोई तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो निकाल सकते हो तुम लोग, है ना, कि लैम्डा आ गया, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी हो तो निकाल सकते हो कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव इज ऑफ कोर्स √T/μ। उससे कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछे बता दो बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं है, पूछी क्या वेवलेंथ है, वेवलेंथ का निकाल चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अगेन जो बड़ा बेसिक हमारी डेफिनेशन है उस पर सवाल। ए ट्रेवलिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, बड़ा ट्रेवलिंग वेव है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज, इज मूविंग विथ वेलोसिटी, बड़ा वेव की मुझे वेलोसिटी दे रखी है 360 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 60 डिग्री आउट ऑफ फेज। ऐसे 2 पॉइंट जिनके बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो। अब सुनना बेटा, 2 पॉइंट जिनके बीच में सेपरेशन लैम्डा होता है उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 2 पाई मतलब 360 डिग्री। मैं फिर से बोलूं इस बात को, 360 डिग्री जिनके बीच में फेज डिफरेंस होगा उन पॉइंट्स के बीच दूरी होती है लैम्डा। तो जिन 2 पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 1 डिग्री का होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन होगा ऑफ कोर्स λ/360। तो जिन पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री होगा उनके बीच में सेपरेशन होगा बेटा λ/360 × 60। तो मेरे पास आ गया कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन है λ/6। सर लैम्डा कैसे निकालूं बेटा, लैम्डा मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, लैम्डा इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा बेटा नीचे 6 भी तो है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 360 अपॉन 6 500, 6 डिवाइडेड बाई 50, इतने मीटर बेटा आपका आंसर है। तो बेटा 6 डिवाइड बाई 50 कितना गया, 0.12 मीटर हो गया मेरे ख्याल से, दैट इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर। ये हमारा आंसर। समझ गए बच्चों, आगे चलते हैं। पॉइंट 12 मीटर, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलो बच्चों, एक साउंड वेव है, फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज की, कवर्ड डिस्टेंस 1000 मीटर इन 5 सेकेंड। अच्छी बात है बेटा, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 500 हर्ट्ज और 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 5 सेकेंड में। तो ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई है 1000 मीटर वेव जा रही है 5 सेकेंड में, तो ऑफ कोर्स बड़ा वेव की स्पीड हो गई है 500 मीटर प्रति सेकेंड बिटवीन पॉइंट x एंड y। देन द नंबर ऑफ वेव्स बिटवीन x एंड y। कोई पॉइंट है x और y,
कोई पॉइंट है बेटा एक्स और वाई, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो मेरे पास 1000 मीटर है। मुझसे पूछा है कि बताओ इनके बीच में कितनी सारी वेव्स हैं। अब यार एक वेव जो है ना वो लैम्डा डिस्टेंस उसकी बेटा थिकनेस एक तरह से लैम्डा होती है, 2 वेव की 2 लैम्डा, 3 वेव की 3 लैम्डा। मुझसे पूछा है कितनी वेव है, तो बोलते ना कि यार n लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1000। तो नंबर ऑफ वेव्स बेटा मेरे पास आ गई है 1000 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा कैसे निकालूं बेटा, वापस से वही लैम्डा, मेरे बच्चे जानते हैं कि लैम्डा इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास वो आ गया, वेलोसिटी ऑफ वेव तो है 200 अपॉन फ्रीक्वेंसी बेटा कितना है 500, तो दैट इज ऑफ कोर्स 2/5। बेटा कितनी 2500 आ गई शायद, कितनी आ गई बेटा 2500 आ गई बेटा, कितनी आ गई 2500 आ गई। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट इज, ये सवाल अच्छा है बेटा, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर गलती कर दोगे तो आंसर आ जाएगा गलत। 2 साउंड वेव्स हैं, मीडियम में जा रही हैं। पहले वाले जो साउंड वेव है उसकी इक्वेशन लिखी हुई है P1 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 पर है बेटा, तो वो x वाली टर्म नहीं है। क्या इक्वेशन है, 2 sin 200 पाई टी। ये कह रहा है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड आपके पास 2 है और इसका जो ओमेगा है वो मेरे पास 200 पाई है। ओमेगा बेटा 2 पाई एफ होता है, तो यहां से मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है बेटा कितनी 100 हर्ट्ज। दूसरी वाली जो वेव है उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 पर मुझे दे रखी है 5 टाइम्स साइन 150 पाई टी। इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड मेरे पास है 5 और इसके ओमेगा की वैल्यू है 150 पाई। इट शुड बी इक्वल टू बेटा 2 पाई f1 और बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है 75 हर्ट्ज। मुझसे पूछा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर दोनों वेव्स के कारण जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो बताओ। देखो यार, इंटेंसिटी का रेशियो साउंड वेव के अंदर मैंने ऐसे सिखा रखा है 2 पाई स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर एस नॉट नहीं दे रखा, पी नॉट दे रखा है, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, फॉर्मूला सर आपने ये भी सिखा रखा है पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। बेटा क्या सिखा रखा है, पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। मीडियम सेम तो रो सेम, मीडियम सेम तो वी सेम, सीधा सीधा बोल दो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल इसमें है ही नहीं, प्रेशर वाले फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का रोल है ही नहीं। हाँ अरे इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला एस नॉट की टर्म में था दैट वाज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर रो इंटू वी, वहां पर फ्रीक्वेंसी का रोल था, इसमें बड़ा फ्रीक्वेंसी आती ही नहीं है। तो आप बड़े आराम से बोल दो कि पहले वाली वेव में इंटेंसिटी अपॉन दूसरे वाले वेव में इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पहले वाली वेव में प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरे वाली वेव में प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। आंसर कम्स आउट बेटा 4 अपॉन 25। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा आंसर आ गया 4/25। सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लिया बेटा, फॉर्मूला में पी था ना इसलिए। यही बेटा अगर मान ले कि एस नॉट लिखा होता, एस लिखा होता, इसकी जगह मान ले एस लिखा होता, इसकी जगह मान ले एस लिखा होता, तो फिर ये S1 होता, ये S2 होता, फिर फ्रीक्वेंसी का रोल भी आया था। इसमें बड़ा फ्रीक्वेंसी है नहीं फॉर्मूले में, जैसा फॉर्मूला होगा वैसे तो यूज करूंगा, अपने हिसाब से बना दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज आसान सा प्यारा सा सवाल बेटा। इन ए साउंड वेव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी बाई ए फैक्टर ऑफ 10, मतलब पहले इंटेंसिटी अगर आई थी तो मुझे 10i कर देनी है। प्रेशर एम्पलीट्यूड मस्ट बी चेंज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ √10। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी आई थी तो मान लेते हैं बेटा प्रेशर आपका P नॉट था। जब इंटेंसिटी 10i हो गई तो मान लेते हैं कि प्रेशर एम्पलीट्यूड P है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 10i अपॉन i शुड बी इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन P नॉट स्क्वायर। ये बड़ा दोनों कैंसिल हो गए, P की वैल्यू P स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 10 टाइम्स ऑफ P नॉट का स्क्वायर। P की वैल्यू मेरे पास आ गई √10 टाइम्स ऑफ P नॉट। ये बड़ा आपका आंसर, सिंपल सा सवाल, समझिए क्या। आगे चलिए बच्चों,
नेक्स्ट इज टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:1। बेटा दो वेव्स है, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 दे रखा है। मतलब पहले वाली जो इंटेंसिटी है और जो दूसरी वाली वेव है जो इंटेंसिटी है, दोनों में 9:1 का रेशियो है। तो अगर मान लो बेटा ये 9I है तो ये आपका I है, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इज टू मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू, जिस जिस पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा वहां पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। हालांकि सवाल में इस फैक्ट का कोई यूज नहीं है, बट मुझे लगा कि यार मैं कम से कम फॉर्मूला रिवाइज कर, है कि जहां जहां पर आपका पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा बेटा वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी और यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहां पर इंटेंसिटी होगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। मुझसे मैक्सिमम इज टू मिनिमम का रेशियो पूछा है, बेटा डिवाइड कर देना। तो मेरे ख्याल से आना चाहिए √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। वैसे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं उसको ऐसे लिख दूं, √I2 से डिवाइड करना, I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बेटा √I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। I1 अपॉन I2 बेटा 9 है, 9 का रूट कितना है 3, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, आंसर आ गया 4। इसका मतलब बेटा 4 है रेशियो, 4 मतलब 4:1 है। मैक्सिमम इज टू मिनिमम का रेशियो 4:1 है। इसका एक नाम भी होता है बेटा, हालांकि इसको बहुत ही प्रचलन में नाम नहीं है, बट इसको वैसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रास्ट। बट हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? आगे चलें। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, जैसे लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, जिसमें बड़ा भाषा पढ़नी पड़ती है, थोड़ा लैंग्वेज के साथ समय बिताना पड़ता है। मतलब जैसे कई बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं कि ना, जैसे लैंग्वेज वाला सवाल आया वो फैल जाते हैं। बस सवाल में न्यूमेरिकल दे रखा हो तो कर लेंगे, जैसे ही सवाल के अंदर लैंग्वेज दे दी वैसे वो थोड़े से बहक जाते हैं। तो उन बच्चों को इस तरह के सवाल ज़्यादा करने चाहिए। द 2 पाइप्स आर सबमर्ज्ड इन सी वाटर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। पाइप ए इज ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। पाइप ए की जो लंबाई है बेटा वो 1.5 मीटर है एंड वन एंड ओपन। ठीक है बेटा, दिख भी रहा डायग्राम में। कंटेन्स ए स्मॉल साउंड सोर्स दैट सेट्स अप स्टैंडिंग वेव विद द सेकेंड लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी सेकेंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है। सबसे लोवेस्ट तो फंडामेंटल होती है, एक एंड क्लोज एक एंड ओपन में जो सेकेंड लोवेस्ट होती है वो तो थर्ड हार्मोनिक होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक है। क्यों सर सेकेंड हार्मोनिक क्यों नहीं? बेटा मैंने आपको सिखा रखा है कि जब वन एंड क्लोज वन एंड ओपन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही पॉसिबल है। सबसे जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो तो फंडामेंटल है, नेक्स्ट आएगी थर्ड हार्मोनिक। ठीक है ना। साउंड फ्रॉम पाइप ए सेट्स अप रेजोनेंस इन पाइप 2। ये वाले साउंड इसके अंदर भी रेजोनेंस करा रही है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। विच हैज बोथ एंड्स ओपन, इसके दोनों एंड ओपन है। The resonance is at the second lowest resonance frequency of pipe B. पाइप B की भी ये सेकंड लोवेस्ट है। लोवेस्ट तो फंडामेंटल, सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी तो बेटा कौन सी? फंडामेंटल। उसके बाद उससे जस्ट बड़ी वाली कौन सी है? उससे जस्ट बड़ी वाली बेटा सेकंड हार्मोनिक। सर ऐसा कैसे? इसकी सेकंड लोवेस्ट थर्ड हार्मोनिक, इसकी सेकंड लोवेस्ट सेकंड हार्मोनिक, ऐसा कैसे? क्योंकि बेटा यहां पर तो सारे हार्मोनिक पॉसिबल हैं। सबसे लोवेस्ट तो फंडामेंटल पॉसिबल है, उससे जस्ट बड़ी वाली सेकंड हार्मोनिक है, उससे बड़ी वाली थर्ड हार्मोनिक है, उससे बड़ी वाली फोर्थ हार्मोनिक है। इसमें तुम जानते हो कि ना सबसे लोवेस्ट तो फंडामेंटल है, फिर थर्ड है, फिर फिफ्थ है।
द लेंथ ऑफ पाइप बी की मुझसे लेंथ पूछिए, और इसी साउंड ने इसमें रेजोनेंस सेट किया, इसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। चलो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक है, तो 3 टाइम्स फंडामेंटल V अपॉन 4 टाइम्स L। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट्स द L? 1.5 सवाल में दे रखा है। शुड बी इक्वल टू इसका सेकंड हार्मोनिक, यार इसका सेकंड हार्मोनिक होगा 2 टाइम्स फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है V अपॉन 2 टाइम्स L। सर V सेम क्यों? बेटा दोनों ही सी वाटर के अंदर हैं, तो ऑफकोर्स मीडियम सेम, मीडियम सेम तो वेलोसिटी वेव सेम। मेरे ख्याल से मेरा काम बन जाएगा यार। बेटा 2 से 2 कैंसिल, मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ बी मेरे पास आ गई है बेटा 6/3 2 मीटर। बी की लेंथ बेटा कितनी है? 2 मीटर। सिंपल सा सीधा सा सवाल। लैंग्वेज अच्छी थी बेटा, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेई के अंदर किसी न किसी सवाल के 25-30 सवाल पूछता, तो 1-2 सवाल में तो ऐसा हो ही सकता है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज a source of sound of frequency 250 hertz is moving rapidly toward a wall with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब ये दीवार है, इसकी तरफ कोई सोर्स भाग रहा है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 256 हर्ट्ज है, और ये दीवार की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ, बेटा साउंड की जो स्पीड है वो मुझे 330 मीटर पर सेकेंड दे दी। देन द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर बिटवीन वॉल एंड सोर्स, सोर्स और दीवार के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर है, वो कितनी बीट सुनेगा ये बताओ। सर बीट क्यों? बेटा इसके पास 2 साउंड आ रही है, एक साउंड आ रही है सोर्स से, एक साउंड आ रही है सोर्स से दीवार पर जाएगी और दीवार से ऑब्जर्वर पे आएगी। जो समझदार बच्चा होगा ना, जो समझदार बच्चा होगा वो तो बिना किसी कैलकुलेशन के बोल देगा कि सर किसी प्रकार की कोई बीट सुनाई नहीं देगी, या फिर एक तरीके से बीट फ्रीक्वेंसी 0, कि सर दोनों साउंड सुनेगा लेकिन दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। समझदार बच्चा तो सिचुएशन देख के बता देगा कि हाँ सर इस तरह का सवाल अपने क्लास में कर रखे आता है सर, सेम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो देखो यार ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर पर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी गिरेगी, वो F0 नहीं होगी, F0 से ज्यादा होगी। मान लो वो मेरे पास है F1। F1 क्या होगी? स्पीड ऑफ साउंड कितनी बेटा? 330। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो 0 लगा दो। नीचे बड़ा सोर्स के पास स्पीड है 5, सोर्स आ रहा है नजदीक तो फ्रीक्वेंसी सुननी चाहिए ज्यादा, तो डिनोमिनेटर को घटा दो, टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज 256 हर्ट्ज, इजंट इट? दीवार पर कितनी फ्रीक्वेंसी गिरेगी? दीवार पर भी ये गिरेगी, वही डॉपलर बड़ा वापस से लग जाएगा। दीवार ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट पे है, सोर्स नजदीक आ रहा है 5 से, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे था, दीवार भी रेस्ट पे है, सोर्स इसके पास भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, दीवार के पास भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो इस पर भी F1 ही गिरेगी। दीवार पर जितनी गिरेगी दीवार उतनी ही वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। दीवार और इस ऑब्जर्वर के बीच में तो किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी गिरेगी उतनी सुन लेगा, तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी भी ये F1 ही सुनेगा। तो ये दोनों साउंड जो है उनकी वैल्यू सेम है, और अगर उनकी वैल्यू सेम है तो किसी प्रकार की कोई बीट फ्रीक्वेंसी सुनेगा ही नहीं। ठीक है, इतना सा काम कर, आंसर आएगा नन ऑफ दीज, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज टू आइडेंटिकल वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन ऑफ 101 न्यूटन एंड ईच एमिट्स ए नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 202 हर्ट्ज। अच्छी बात है बेटा। इफ टेंशन इन वन स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1 न्यूटन देन द बीट फ्रीक्वेंसीज। ये सवाल बेटा मैथमेटिकली थोड़ा सा बढ़िया है। बड़ा सवाल तो समझ आ गया, सेम टेंशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है बेटा वो दोनों से ही 202 हर्ट्ज पर।
अगर आप हल्का सा वेलोसिटी को अगर चेंज करोगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी बेटा, ठीक है। एक दो आइडेंटिकल वायर है बेटा, ऐसे स्ट्रेच वगैरह कर रखे हैं। वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू NV अपॉन 12 समथिंग। मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी। स्ट्रिंग है बेटा, उसको ने प्लग वगैरह किया होगा, उसमें से बेटा किसी फ्रीक्वेंसी से साउंड आ रही होगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू NV अपॉन 12 या फिर ऑड V अपॉन 12 टाइप बेटा कहानी है। बाकी सब चीजें कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बेटा मैं स्पीड को बड़ा आराम से ले सकता हूं √T अपॉन म्यू। के भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, टेंशन ही हल्के से चेंज हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। बेटा ये के अपॉन √म्यू को कोई कांस्टेंट लिख दिया है, टाइम्स टी की पावर हाफ। अगर मैं टी में हल्का सा चेंज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज तो आएगा। जब हल्के चेंज होते हैं तो एक हल्की सी मैथमेटिक्स है जो आपको सिखा भी चुका हूं कई बार। वो क्या है, सुनना बेटा, इस पूरे का लॉग लो तो मेरे पास आएगा ln f इज इक्वल्स टू ln c प्लस हाफ टाइम्स ln t। इसको डिफरेंशिएट करो, ln f का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन f इंटू डी एफ, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0, हाफ तो ठीक है बेटा, ln t का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन t इंटू डी टी। डी टी मतलब चेंज इन टेंशन, T मतलब एक्चुअल टेंशन, DF मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, F मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा, एक्चुअली जो टेंशन है ना सवाल के अंदर बेटा वो 101 न्यूटन है और हमने टेंशन 1 न्यूटन बढ़ा दी है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है 202 हर्ट्ज। कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, इसको ऊपर लेके जाओ, 202 से 2 कैंसिल, 1 हर्ट्ज। इसका मतलब आपने जब ये 1 न्यूटन फ्रीक्वेंसी 1 न्यूटन टेंशन बढ़ाई तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो दोनों रस्सियां जो हैं उनमें से एक रस्सी के पास तो अब भी उतनी ही टेंशन है और उतनी ही फ्रीक्वेंसी है। दूसरी वाली जो रस्सी है उसमें 1 न्यूटन टेंशन ज्यादा है और उसमें 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मुझसे पूछा है दोनों ने अब मिलकर कितनी बीट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है। बेटा बीट्स विल बी ऑफ कोर्स डिफरेंस बिटवीन देम। 203 और 200 हर्ट्ज में कितना डिफरेंस होगा बेटा, 202 और 203 के अंदर ऑफ कोर्स 1 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा। अच्छा सवाल था बेटा, और ये वाली मैथमेटिक्स बेटा आपके अलग अलग जगह बार बार काम आ भी सकती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और सवाल, अच्छा सवाल और थोड़ा सा बेटा ठीक है, ग्राफ भी इंक्लूड कर दिया इसमें, बाकी कॉन्सेप्चुअली तो जैसा हमें आता है वैसा से सवाल है। ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज अ स्टेशनरी। बेटा सोर्स तो आपका स्टेशनरी है एंड एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड इट एट t इक्वल टू 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा मेरे पास इस तरह कोई ऑब्जर्वर है, वो लगातार इस सोर्स की तरफ आ रहा है किसी न किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, ठीक है। देन द वेरिएशन ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, कौन, ऑब्जर्वर। निकाल लेंगे किसी भी टी टाइम पर ये ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, तो मैं बोलूंगा किसी भी टाइम पर ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा दैट इज एफ अपेरेंट, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ टाइम साउंड, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी छोड़ी है एफ नॉट, ऊपर बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, किसी भी टाइम पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी 80, ऑब्जर्वर आ रहा है नजदीक तो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ज्यादा, तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो तो प्लस, नीचे बेटा सोर्स तो रेस्ट पे है तो 0 लगा देना। मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू c प्लस 80 अपॉन c टाइम्स एफ नॉट। किसी भी टाइम पर बेटा आप ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनोगे। t इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो बड़ा फ्रीक्वेंसी आप सुन रहे हो एफ नॉट, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनते जा रहे हो। एफ अपेरेंट पर पावर है 1, टाइम पर पावर है बेटा 1, तो ऑफ कोर्स ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, और वो भी ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप बेटा ध्यान से देखना, वापस से लिखूं एफ नॉट प्लस ए बाई सी एफ नॉट इंटू टी। किसी भी टाइम पर बेटा आप ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनोगे, एफ अपेरेंट पर पावर 1, टाइम पर बेटा पावर 1, ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। बेटा चारों में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन हो, आप बोलोगे सर ये वाला पॉजिटिव स्लोप वाला हमारा ग्राफ है, पहला हमारा आंसर होना चाहिए।
समझ गए बच्चों? आगे चलते बेटा, अगर यही ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा होता तो बड़ा यहां माइनस आता, यहां माइनस आता, फिर भी स्ट्रेट लाइन होता लेकिन स्लोप नेगेटिव होता, फिर यह आंसर आता। आगे चलते हैं बच्चों, एक और डॉपलर का सवाल, लेकिन थोड़ा सा टफ सवाल है। मैं पहले बोल दूं बेटा, इसमें 2-3 वेरिएशंस हैं, हालांकि इन 2-3 वेरिएशंस पर जेई मेन में सवाल आए इस बात के मुझे चांस कम लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसी बहाने मैं कुछ सिखा दूंगा। वही जो 2-3 वेरिएशंस हैं एटलीस्ट वो तो मैं आपको सिखाई दूंगा। देखें, सोचिए बेटा, इन द फिगर शोन ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। बेटा सोर्स की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 510 हर्ट्ज। बेटा सवाल पहले से टफ है तो मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा हूं। ठीक, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द डायरेक्शन। बेटा सोर्स यूं जा रहा है ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सोर्स की वेलोसिटी कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? 20 मीटर पर सेकेंड। The wind is blowing at a constant velocity 20 मीटर पर सेकेंड toward an observer। लो, हवा और बह रही है, हद ही कर दिया, वो भी ऐसे, और जो विंड की वेलोसिटी है वो भी मुझे 20 मीटर पर सेकेंड ही दे रखी, मचाई दी। द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स एट इनिशियल पोजिशन। बड़ा जब सोर्स यहां पर था तो उस टाइम पर उसने जो वेव भेजी थी वो जब बी के पास पहुंचेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो मुझसे पूछा है। एंड स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो है वो मुझे 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, एयर के रेस्पेक्ट में 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। सोचते हैं बेटा, सबसे पहले तो मुझे स्पीड ऑफ साउंड निकालनी पड़ेगी। मेरे बच्चे भी सोचेंगे सर क्यों निकालनी पड़ेगी, दे तो रखी 330। बेटा 330 दे रखी है एयर के रेस्पेक्ट में, एयर खुद मूव कर रही है, एयर बेटा खुद मूव कर रही है। मैं बिल्कुल अगर एकदम वैसे अगर कहूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर। इसको इधर लेके आऊं तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, देखना ये रहा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर, एयर के रेस्पेक्ट में साउंड यूं जा रही है इधर की तरफ। बेटा कितनी स्पीड से? 330 से, प्लस एयर मतलब विंड खुद जा रही है इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो कुल मिलाकर बेटा मेरे पास स्पीड आ गई है 350 मीटर पर सेकेंड। ये ले बेटा पहला काम हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड आ गई मेरे पास 350 मीटर पर सेकेंड, पहला काम। ये जो सोर्स है जिसके पास बेटा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, उसके दो कंपोनेंट हैं, इधर की तरफ 20 का cos 30 और इधर की तरफ 20 का sin 30। अगला कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि फॉर्मूले के अंदर जो C था, हमारे जो डॉपलर इफेक्ट में जो C था, दैट वाज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें सबसे पहले बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ऐसे किसी टफ सवाल के बेटा हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, डॉपलर इफेक्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ उन वेलोसिटीज से मतलब है जो सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग है। मुझे नेट वेलोसिटी से मतलब नहीं है, मुझे नेट वेलोसिटी के इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस 20 sin 30 मतलब इस 10 मीटर पर सेकेंड से ही मतलब है। बस बहुत हो गया। बताइए बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी सुनोगे? फॉर्मूला सिंपल, 350 350। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी छूटी थी बेटा? 510। ऊपर ऑब्जर्वर की स्पीड वो तो बेटा रेस्ट पे है, नीचे बेटा सोर्स की वेलोसिटी नेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग 10। नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाना चाहेगा तो डिनोमिनेटर को कर दो कम, तभी तो बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। डिनोमिनेटर को कम करने के लिए लगा दो माइनस। बेटा मेरे पास आ गया है 35/34
इंटू 510। मैंने सही किया? हाँ सही था क्या? बड़ा 35 इंटू 15, बड़ा 35 इंटू 525 हर्ट्स। ये हमारा आंसर आ गया। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा, समझ गए होंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट तो भर भर के थे इसके अंदर, बस एक बार ये और चल जाता तो सब कुछ हो जाता कि हाँ भाई, है ना, क्या कहते हैं, वेलोसिटीज भी इधर उधर हैं, वे क्या कहते हैं बेटा, विंड भी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर जाता, तो बेटा सब सारे केस आते हैं इसके अंदर। सवाल अच्छा था। डॉपलर में तो कभी मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई मेन में ये वाला सवाल आएगा, ऑफकोर्स ये वाला सवाल अगर आएगा तो एडवांस में आएगा, लेकिन कम से कम सीखे तो बहुत ना कि हाँ कल को अगर एयर ट्रेवल कर रही होगी तो मुझे डॉपलर के अंदर जो सी यूज करता हूँ वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले एयर की वेलोसिटी को वेक्टरली मुझे जोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या सीखे कि हाँ भाई, अगर मान लो कि ऑब्जर्वर और सोर्स के पास वेलोसिटीज दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ना होकर किसी और एंगल पे हुई, तो मुझे डॉपलर में सिर्फ और सिर्फ वही वाली वेलोसिटी लेनी है जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हो। तो चीजें सीखे तो हैं, ऐसा तो है नहीं बेटा नहीं सीखे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल, बढ़िया सवाल। हालांकि सवाल बेटा वो है जो मैं पहले आपको क्लास के अंदर थ्योरी के अंदर भी करा चुका हूं। A block is suspended at the end of a heavy string as shown। बड़ा ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग हैवी है, साफ साफ बड़ा सवाल चीख चीख के कह रहा है, लाइट नहीं, लाइट होती तो हर जगह टेंशन सेम होता। फाइंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या बेटा वो, ठीक है, of a transverse pulse created at the bottom of the string। Find acceleration of a transverse pulse created at the bottom of the string। बड़ा बॉटम ऑफ द स्ट्रिंग पर जो बड़ा वेव है मुझे उसका एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल लेंगे बेटा, ठीक है, थोड़ा सा है ना, वो शायद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। सर एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वेव के पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, और मैं इस बात को जानता हूं कि रस्सी यूनिफॉर्म है, ठीक है, म्यू हर जगह सेम है, लेकिन यहां पर मास, सिर्फ यहां पर टेंशन, 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 हर जगह टेंशन सेम नहीं है, बल्कि जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे टेंशन लगातार बढ़ेगी। टेंशन लगातार बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कि वेव की वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेव की वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो है, निकाल लेंगे। सुनना बेटा, मैं एक बार के लिए इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ मान रहा हूं म्यू, और इस ब्लॉक का मास मान रहा हूं कैपिटल एम। ध्यान सुनना बेटा, यहां से x डिस्टेंस ऊपर, यहां पर टेंशन निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब वैसे बाएं हाथ का खेल है। यहां पर टेंशन होगा इसका वेट प्लस इस रस्सी का वेट, इस रस्सी का वेट बेटा होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू ये वाली लेंथ इंटू बेटा जी। यहां पर अगर वेव पहुंचती है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? वेव के पास वेलोसिटी होगी रूट टी अपॉन म्यू। कितना हो गया बेटा? एम प्लस म्यू एक्स इंटू जी अपॉन म्यू। बेटा स्क्वायर करना एक बार, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बाई म्यू प्लस जी एक्स। v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। एक्सेलरेशन निकालना हो तो बेटा सबसे बड़ा जुगाड़ होता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज v dv बाई dx। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, v स्क्वायर का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में होगा 2v dv बाई dx। ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0, g बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1। यहां से मेरे पास आ गया है v dv बाई dx इज इक्वल्स टू g बाई 2। अरे सर इसमें x तो आया ही नहीं, इसमें x नहीं आया, इस बात का मतलब ये है कि यहां 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 हर जगह आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, हर जगह बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, और वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है बेटा आपके पास कितनी है? g बाई 2 है। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन आ गया बेटा कितना? g बाई 2।
दैट इज ऑफ कोर्स 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ बड़ा एक्सेलरेशन आ गया, बड़ा कितना 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए प्यारे बच्चों? अरे बड़ा मेरे ख्याल से जी की वैल्यू बड़ा वो 9.8 दे रखी है, तो एक काम करना इसे 4.9 लिख देना बड़ा, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर 4.9 इंटीजर नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है वो डेसीमीटर लिखा हो, ये डेसीमीटर लिखा हो शायद बड़ा, फिर डेसीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखा हो शायद। तो ठीक है बेटा, वैसे तो मेरा आंसर आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 49 डेसीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन पूछा है डेसीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो बड़ा आंसर 49 लिख देना। और क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पूछा तो 4.9 आंसर लिख देते। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट अच्छा सवाल बेटा, हालांकि अगेन थोड़ा सा हायर लेवल, बट ठीक है, सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो हो गया ना। ए लॉन्ग वायर पी क्यू आर इज मेड बाय जॉइनिंग टू वायर्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ इक्वल रेडियाई। पी क्यू हैज लेंथ 4.8 मीटर। बना दो बेटा से, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। हाँ बेटा, दोनों का रेडियस सेम है, अच्छी बात है बेटा। PQ की जो लेंथ है बेटा वो 4.8 मीटर है एंड मास इज 0.06 kg। ठीक है, इससे म्यू आ जाएगा। QR की जो लेंथ है वो 2.56 मीटर है और इसका मास मेरे पास 0.2 kg है। द वायर PQR इज अंडर टेंशन 80 न्यूटन, मतलब हर जगह टेंशन सेम है और वो 80 न्यूटन है। ए साइनोसोडल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, बेटा एक साइनोसोडल वेव आ रही है, इज सेंट अलोंग PQ, बेटा ऐसे P से Q की तरफ आ रही है और इसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा मुझे वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। नो पावर इज डिसिपेटेड, अच्छी बात है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन। फाइंड द एम्पलीट्यूड इन मिलीमीटर ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स फ्रॉम द जंक्शन Q। इस जंक्शन बड़ा ये वेव जाएगी 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 टकरा के बड़ा फिर वेव वापस आएगी, जो वेव वापस आएगी उसका एम्पलीट्यूड मुझसे पूछा है। इंसिडेंट वेव आई 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 टकराई, फिर एक हिस्सा उधर गया एक हिस्सा इधर आ गया, जो हिस्सा उधर गया वो हमारी ट्रांसमिटेड वेव, जो पलटकर वापस आ गया वो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों के ही एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैं आपको याद करा चुका हूं। रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है बेटा v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड, और जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है बेटा 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड। ये तो पूछे नहीं बेटा, यही पूछा है, तो मुझे v1 v2 निकालने पड़ेंगे। v1 v2 आएंगे बेटा तभी मेरा सवाल बन पाएगा। निकालते हैं बेटा। इस वाली वेव के अंदर जो वेलोसिटी है बेटा वो v1 है, इस वाले वेव में जो वेलोसिटी बेटा वो v2 है। v1 कितना होगा, रूट ऑफ t, बेटा कितने टेंशन 80 अपॉन म्यू, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास मुझे दे रखा है 0.06 पर यूनिट लेंथ 4.8। करते हैं बेटा, ये 2 0 गए, 1 0 यहां गया, 1 0 यहां गया बेटा, ठीक है 8 × 48 बेटा v1 तो आ गया 80। ठीक है सर, v2 कितना आएगा, v2 आएगा अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन तो 40 ही अपॉन म्यू, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास है बेटा 0.2 पर यूनिट लेंथ, लेंथ बेटा ऑफ कोर्स 2.56। ठीक है, मैं बेटा यहां पर 0 लगा दूं, ये हटा दूं बेटा। 256 का रूट तो कितना होगा 16, 4 का रूट क्या होगा 2, 16 इंटू 32, ये आ गया 32। ले बेटा v2 आ गया है 32, v1 आ गया है 80 डिवाइड बाय बेटा ऑफ कोर्स 32 प्लस 80 टाइम्स जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स।
बड़ा देखना 80 में से बड़ा 32 गया 48 डिवाइड बाई बड़ा ये कितना हो गया, बड़ा ठीक है 4 से जाएगा तो -12 सेंटीमीटर -1.2 सेंटीमीटर, ये बड़ा -12 मिलीमीटर। बड़ा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि वेव जाएगी ऊपर से आएगी नीचे से। एम्पलीट्यूड में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखते हैं, तुम्हारे पास बड़ा आंसर आ जाएगा 12 मिलीमीटर। आंसर मिलीमीटर में पूछा बड़ा इसलिए, अदरवाइज तो बेटा ठीक है 1.2 सेंटीमीटर को बुरा आंसर थोड़ी है, लेकिन सवाल में बोल रखा है कि फाइंड एम्पलीट्यूड इन मिलीमीटर, तो 12 मिलीमीटर आंसर लिख देना। अरे नहीं बेटा ये थोड़ा कैलकुलेशन है, एक मिनट बड़ा 12 से ये जाएगा तो -4, ये बड़ा अगर 4 से अगर जाएगा तो 4 दूनी 8, 3 और 2 28 28 आएगा यार, सॉरी इतने सेंटीमीटर। बड़ा ठीक है, ये बड़ा कर दूँ 5, ठीक है चलो ये 228 इंटू 3.5, ये 0 हटाया बड़ा मैंने 0 लगाया, 7 पंजो 35 40, ठीक है। अब बड़ा ये 10 ये 3, तो बड़ा ये तो -1.5 सेंटीमीटर आ गया बड़ा, तो -15 मिलीमीटर। आंसर मस्ट भी बड़ा कितना 15। माइनस का मतलब बड़ा वेव नीचे से आई है, ठीक है, और का मतलब फिर भी बड़ा एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना, ठीक है सही है। चलो बेटा नेक्स्ट इज एक अगेन बेटा फॉर्मूला बेस्ड बढ़िया सा सवाल। ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर दिस मच इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव। बड़ा पॉइंट सोर्स यहां गई है, इसका पावर मुझे दे रखा है 50 पाई वाट। अच्छी बात है बेटा, पाई है तो वैल्यूज तो मुझे सही लग रही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एयर भी दे रखी है। एट √330 मीटर डिस्टेंस पॉइंट सोर्स द प्रेशर एम्पलीट्यूड इज। यहां से किसी आर डिस्टेंस दूर मुझसे प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछ रखा है, निकाल लेंगे बेटा। सबसे पहले यहां पर इंटेंसिटी निकालो बेटा। इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स है, यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू होगी पावर अपॉन 4πr²। पावर कितना बेटा 50 पाई अपॉन 4πr का स्क्वायर। बेटा r का स्क्वायर तो 330 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/4 × 330। यह आपकी इंटेंसिटी आ गई। इंटेंसिटी यू नो इट वेरी वेल, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू P0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो वी। रो कितना है 1 बेटा, रो कितना है 1, वी बेटा कितना है 330। ये बेटा निपटा, ये निपटा। P0 का स्क्वायर बेटा कितना आ गया 25, तो बेटा P0 की वैल्यू आ गई है 5। सब कुछ SI यूनिट में किया तो ऑफकोर्स इट मस्ट बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दो फॉर्मूले याद हो गए। पॉइंट सोर्स का अगर पावर P है तो R डिस्टेंस दूर बड़ा इंटेंसिटी होगी पावर अपॉन 4πr², और पावर हमेशा होगा बड़ा P0 का स्क्वायर अपॉन 2ρV। दो सिंपल से फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड ओवरटोन। बड़ा गौर करना, एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन है मतलब दोनों एंड से ओपन है, इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवरटोन। जब बोथ एंड ओपन होते हैं ना तो सारे हार्मोनिक पॉसिबल होते हैं। तो फंडामेंटल को छोड़ने के बाद
सेकंड ओवरटोन हो जाएगा आपका थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन बेटा आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक। फाइंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन कंसेक्यूटिव डिस्प्लेसमेंट नोड एंड प्रेशर नोड्स। बेटा ठीक है, दो कंसेक्यूटिव डिस्प्लेसमेंट नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो होगी, दो नोड्स के बीच जो डिस्टेंस होगी बेटा वो कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 होगी। बेटा कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। अगर दो डिस्प्लेसमेंट नोड्स के बीच में सेपरेशन पूछेंगे, बेटा मैं इंफॉर्मेशन में बोल रहा हूं, दो डिस्प्लेसमेंट नोड्स के बीच में सेपरेशन पूछेंगे, सेपरेशन होगा बेटा कितना? लैम्डा बाई 2। दो प्रेशर नोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस पूछेंगे बेटा सेपरेशन आएगा लैम्डा बाई 2। लेकिन मुझे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट नोड और प्रेशर नोड के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो बेटा एक बात समझा दूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट नोड जहां पर होगा वहां पर आपके प्रेशर का एंटी नोड होगा। वहां पर आपके प्रेशर का एंटी नोड होगा। तो इसका मुझसे ये पूछ रखा है कि प्रेशर के एंटी नोड और प्रेशर के नोड के बीच सेपरेशन कितना होगा। कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच जो सेपरेशन आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा? लैम्डा बाई 4। तो मुझे इस सवाल के अंदर लैम्डा बाई 4 निकालना है, निकाल देंगे। बड़ा फिर से आपकी वही बात, ओपन ऑर्गन पाइप है ऐसे, बड़ा लेंथ कितनी रखी है? 90 सेंटीमीटर। घबराना नहीं बेटा, 3 हार्मोनिक है। 3 हार्मोनिक मतलब 3 लूप। प्रेशर की अगर बात करूं तो नोड से ही स्टार्ट होगा और नोड पे ही खत्म होगा। 3 लूप बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है बेटा ये आपका लैम्डा बाई 2। तो तुम कह सकते हो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 90। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे लैम्डा नहीं पूछा है, मुझे पूछा है लैम्डा बाई 4 कितना है। बेटा लैम्डा बाई 4 अपने आप आ गया 15 सेंटीमीटर। लैम्डा बाई 4 का अर्थ समझे ना, ये वाली और ये वाली, इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन ऐसे। प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड ऐसे, इनके बीच सेपरेशन। बेटा डिस्टेंस कितनी आएगी? लैम्डा बाई 4। बेटा फिर से बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट का जहां पर नोड बेटा वहां पर प्रेशर का एंटी नोड, जहां प्रेशर का नोड बेटा वहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड। तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट के नोड और डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा है, या फिर प्रेशर के नोड और प्रेशर के एंटी नोड के बीच का सेपरेशन पूछा है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन बेटा दिखा दिया, कितना होता है? लैम्डा बाई 4 होता है। 15 सेंटीमीटर बेटा आपका आंसर आना चाहिए। आंसर बेटा सेंटीमीटर में पूछा है तो 15 विल बी द आंसर। आगे चले बेटा, नेक्स्ट इज 2 साउंड वेव्स with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively, each propagates in a gas of velocity 330 meter per second, then the number of beat per second is x। यार आसान तो सवाल है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, माइनस कर लो। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं बेटा क्या आएगी बेटा आपके पास? v बाई लैम्डा। पहली वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी v 330 बटे 5। दूसरी वाली जो वेव आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 330 बटे 5.5। मुझे बीट फ्रीक्वेंसी पूछिए बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ कोर्स मॉड ऑफ f1 माइनस f2। बेटा 330 तो बाहर आ जाएगा, 1/5 माइनस 1/5.5। बेटा कितनी आ गई? 6 हर्ट्ज आ गई। 6 हर्ट्ज का मतलब 6 बीट प्रति सेकंड अपन लोग सुन रहे हैं। ये बेटा आपका आंसर। समझ गए होंगे बच्चों? ठीक है बेटा, जितने बेटा फॉर्मूले थे मेरे ख्याल से आपको सारे प्रैक्टिस में भी याद हो ही गया। चलिए अगले क्लास में